वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 641 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और इसमें जो है मिश्रित प्रश्न है, ठीक है, मिक्सअप मारेंगे इसमें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो भारत में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? बताइए। ईसाइयों को, पारसियों को, जैनों को, बौद्ध को? देखिए 2014-13 तक जो है जैन धर्म को धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, मतलब माइनॉरिटी की श्रेणी में नहीं थे ये, लेकिन 2014 में ये समुदाय भी अल्पसंख्यक वर्ग में आ गया। तो बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ठीक है। 2 और 4 तो ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम है, सिख हैं, ठीक है, हिंदू धर्म नहीं है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत सरकार द्वारा देश में 6 धर्मों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, ठीक है, और जैन धर्म को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने लेखक से सुमेलित नहीं है? बताइए। द इंडियन बार फॉर इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। रिवेलियन 1857, ए सिंपोजियम, खान अब्दुल गफ्फार खान। द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन। और ग्रेट म्यूटनी, क्रिस्टोफर हिवर्ट। बताइए। देखिए कम्युनिटी में डाल डाल के ये तो पता ही चल गया होगा आपको। द इंडियन बार फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक बी.डी. सावरकर, या विनायक दामोदर सावरकर, या वीर सावरकर। द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन, ये भी करेक्ट है। ग्रेट म्यूटनी, क्रिस्टोफर हिवर्ट भी सही है। रिवेलियन 1857, ए सिंपोजियम, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं है, बी गलत है। जोशी हैं इसके तो। कौन से जोशी? पूरन चंद्र जोशी। तो पूरन चंद्र जोशी ने लिखी है रिवेलियन 1857, ए सिंपोजियम। याद रखना, ये पुस्तक 1857 से रिलेटेड पूछ ली जाती है एग्जाम में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया कहीं पर भी। भारतीय संविधान में केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता भारतीय संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। ये केवल वर्ड जो आता है ना, ये बड़े स्टेटमेंट गलत करवाता है। देखिए, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। पहला वाला ही सही है केवल। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द जो है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। हालांकि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है? तो एक तरह से सांस्कृतिक अधिकार की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 16 को एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि अवसर की समानता से संबंधित है। 17 को भी हटा दीजिए, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। 25 को भी हटा दीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है वो अपने सांस्कृतिक अधिकार है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और बताने के कौन सा सही है। मूल संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। क्या ये बात सत्य है? इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350 बी में जोड़ा गया। बताइए। देखिए पहला वाला तो सही है, क्या दूसरा वाला सही है? दूसरा भी सही है। तो देखिए मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 350 बी या खा कह सकते हैं इसको, उसमें जोड़ा गया। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। अगर अलग से प्रश्न पूछा जाए कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए
विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मत लगा देना, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति है, राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस वर्ष जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया? तभी ऊपर बताया था, वर्ष 2014 में। तो देखिए, वर्ष 1993 की बात करेंगे हम पहले। तो वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। कौन कौन से थे वो? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। और वर्ष 2014 में जैन धर्म को मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एक ही सही है केवल। क्या है ये? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। 2 अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। ये 2 अध्यक्ष क्यों बनाएंगे कोई? ये तो वैसे ही ब्लंडर है, इसको तो सबसे पहले हटाइए। कुल 7 मेंबर होते हैं इसमें। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो बी वाला हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 होते हैं सदस्य। इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदाय में से ही किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे बंदे, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या 5 मेंबर, अल्पसंख्यक समुदाय के ही होंगे ये। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले इन व्यक्तियों को योग्य, क्षमतावान और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। इनके कार्यकाल की बात करें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 3 साल की अवधि तक का होता है। 3 वर्ष याद रखना, 5 वर्ष मत लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। बिहार में 1857 के विद्रोह को विलियम टेलर ने दबाया। बरेली में 1857 के विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल ने दबाया। झांसी और ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। झांसी ग्वालियर में नेतृत्वकर्ता कौन? रानी लक्ष्मीबाई। साथ दे रहे थे तात्या टोपे। बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान और बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर। तो ये हैं स्थान, ये हैं नेतृत्वकर्ता और ये हैं दबाने वाले अंग्रेज। तो बिहार में कुंवर सिंह नेतृत्वकर्ता, विलियम टेलर ने दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्वकर्ता, कैंपबेल ने दबा दिया। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्वकर्ता, जनरल ह्यूरोज ने दबा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है और यह नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। एल्ब्रुस पर्वत से लेकर अभी परसों MPPCS में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एल्ब्रुस के सामने एशिया लिखा था, जो कि सही था, मतलब मैच करने के लिए पूछा था। 2-3 और थे, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि एल्ब्रुस है रूस में और रूस है एशिया में। तो 2 को हटा दीजिए। तो माउंट एल्ब्रुस जो है कॉकस पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है और यह पर्वत विश्व के ऊंचे पर्वत शिखरों में गिना जाता है। यह रूस यानी एशिया में स्थित है। देखिए, माउंट एल्ब्रुस के 2 शिखर हैं, पश्चिमी शिखर और पूर्वी शिखर। जो इसका पश्चिमी शिखर है वो 5642 मीटर ऊंचा और जो पूर्वी शिखर है वो 5621 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? यह प्रश्न भी अभी परसों MPPCS में पूछा हुआ है। कब पारित हुआ था? पारित की बात हो रही है, 2005 में पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? अगले ही वर्ष जनवरी में, 2006 में यानी। तो इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि यह अधिनियम जनवरी 2006 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन। यह प्रश्न भी परसों MPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा बनता है।
ठीक है, ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। वर्तमान में भारत की 3 आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, वर्तमान में 2 आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दूसरा वाला हो गया है गलत। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की बात करेंगे तो देखिए, उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और जहाँ की पारिस्थितिकी के चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमियाँ, कितनी, 2 आर्द्रभूमियाँ मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। एक तो राजस्थान का केवलादेव और मणिपुर की लोकटक झील, याद रखना। देखिए, चिल्का झील जो है उड़ीसा की, उसे भी इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान नंबर 2 ही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया। वर्ष 1971 में। तो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है में अपनाया गया और यह एक अंतर सरकारी संधि है और भारत द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, भारत ने यह संधि लागू कर दी थी 1 फरवरी 1982 में, यानी 11वें वर्ष में इसके स्थापना के। देखिए, बे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है। विश्व में सतत विकास की दिशा में योगदान देते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण व उपयोग करना। अगर मुख्य परीक्षा में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन से प्रश्न बनता है, ठीक है, आप इतना भी लिख दोगे ना, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, 4 से 5, क्योंकि बुलेट पॉइंट है एक एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शोकर के सामने लद्दाख लिखा है, सुर सरोवर कीथम के सामने आगरा लिखा है, लोनार झील के सामने महाराष्ट्र लिखा है। आपको पता चल गया होगा है क्या ये सुमेलित नहीं है, बताना अपने को। तो शोकर झील लद्दाख में तो सही है, सुर सरोवर या कीथम उत्तर प्रदेश के आगरा में, ये भी सही है, लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है, सारे के सारे तो सही हैं। तो ये कहना चाह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, हम डी इसका आंसर लगाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो उपरोक्त तीनों जो हैं सही सुमेलित हैं, इसलिए सही उत्तर डी होगा। देखिए, भारत ने लद्दाख के शोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है, यानी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया, 2020 में किया था और इसे यह दर्जा जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन, ठीक है, यानी इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड द्वारा प्रदान किया गया। और इससे पहले जो है महाराष्ट्र में लोनार झील को और यूपी के आगरा में सुर सरोवर, जिसे कीथम झील के भी नाम से जाना जाता है, इन दोनों को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया था। ऊपर शोकर है, देखिए शोकर का अर्थ होता है सफ़ेद झील, लद्दाख वाली की बात हो रही है। ठीक है, अतः इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारे पर जो है सफ़ेद नमक की पपड़ी पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है ये, और प्रश्न है IBA से रिलेटेड, मतलब वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी है क्या। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक पक्षियों और उनसे संबंधित जैव विविधता के संरक्षण हेतु IBA के एक वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है क्या। देखिए, बिल्कुल दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है क्या। पहला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA या वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया,
तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के IWA कार्यक्रम का उद्देश्य है वैश्विक पक्षियों और उनसे संबंधित जैव विविधता के संरक्षण हेतु IWA के एक वैश्विक नेटवर्क की पहचान करना, निगरानी करना और उनको सुरक्षा करना। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें तो गैर सरकारी संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है जो पक्षियों यानी बर्ड्स के और उनके हैबिटाट मतलब उनके आवासों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। क्लियर? ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया किसका? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का। तो ये 15 प्रश्न थे। ठीक है। अधिकतर प्रश्न थे इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड 10 प्रश्न, बाकी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, एक आधा पॉलिटी का। चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं स्टेट PCS के एग्ज़ाम में। धन्यवाद। तो यहाँ तो थोड़ा टफ बनाया ये पेपर, 15 प्रश्नों वाला। एग्ज़ाम में हल्का ही आएगा इससे।